आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सियासी गलियारों से आ रही बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। दोपहर 12 बजे के बाद पीएम मोदी का संबोधन होगा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। तो बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ऐसी जानकारी है। और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी पीएम मुलाकात करेंगे। मिशन 400 पार का लक्ष्य कैसे पाया जाए, इस पर बीजेपी मंथन करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मिशन 400 को लेकर के ये महामंथन जो है दिल्ली में किया जाएगा। 12 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का संबोधन होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की कार्यक्रम को बताते चले, जो प्रस्तावना है वो रखी गई थी बीजेपी की तरफ से। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। कल जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित किया था। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पवन गौड़। पवन, आज दूसरा दिन है बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन, क्या कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है, ये बताइएगा। और पीएम के संबोधन को लेकर के जानकारी दीजिए। देखिए, दूसरे दिन का जो सत्र है, पहला सत्र है, उसकी शुरुआत बस थोड़ी देर में होने वाली है। 10 बजे से पहला सत्र शुरू हो जाएगा, जिसमें एक वीडियो प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। वीडियो प्रेजेंटेशन के अंदर सरकार के कामों को बताया जाएगा। उसके बाद में जो आज का जो प्रस्ताव है उसको लेकर आया जाएगा। और उस प्रस्ताव के अंदर कांग्रेस समेत जो इंडी गठबंधन की जो राजनीति है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। किस तरह से विपक्ष के द्वारा एक गठबंधन तैयार किया गया, गठबंधन को किस तरह से उसमें फूट डली और किस तरह से वो आज गठबंधन की क्या हालात है और गठबंधन क्यों बना था विपक्ष का, इन सब विषयों को लेकर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। और उसके बाद में तकरीबन 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। और संबोधन में वो बताएंगे बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को किस तरह से 370 सीट जीतने का लक्ष्य जो बीजेपी ने अपने लिए रखा है और एनडीए को 400 पार का जो नारा दिया है उसको हासिल कैसे करना है। कल ही जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री ने यह लक्ष्य दिया कि अगले 100 दिन सभी बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को लगातार मेहनत करनी है और देश के जितने भी बूथ हैं 2019 में जितनी उनको वोट मिली थी उससे 370 ज्यादा वोट इस बार बीजेपी को मिले, जिससे कि 370 सीटें लोकसभा में जीतकर बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दे सके। उसको लेकर भी आज रोड मैप दिया जाएगा और प्रधानमंत्री ये तमाम नेताओं को अपना जीत का मंत्र देंगे। उसके बाद में जो समापन है उसका जो अधिवेशन का समापन हो जाएगा। उसके बाद में शाम को 3:30 बजे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। उसमें तमाम जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के और उप मुख्यमंत्री वो इस बैठक में शामिल होंगे। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उस बैठक में रहेंगे और तमाम जो जिस तरह से लोकसभा चुनाव की जीत को लेकर जो तैयारियों की रणनीति है उस पर मंथन किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनकी क्या प्रगति है उसको लेकर उस बैठक में मंथन किया जाएगा। मैं अपने पीछे का अगर दृश्य आपको दिखाऊं तो तमाम जो नेता हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। लगातार नेता जो हैं वो भारत मंडपम में पहुंच रहे हैं और बस थोड़ी देर के अंदर जो पहला सत्र है आज का दूसरे दिन का वो शुरू हो जाएगा। तमाम जो नेता हैं उनका पहुंचना यहां लगातार जारी है, क्योंकि 10 बजे से पहला सत्र है। उस 10 बजे से पहले सत्र में पहले वीडियो प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और उसके बाद में तमाम जो नेता हैं वो यहां आकर उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 12:30 बजे जीत का मंत्र देंगे। तो ऐसे में बीजेपी ने अपनी रणनीति जो है वो एकदम तैयार कर ली है जीत के लिए कि कैसे बीजेपी को 370 पार पहुंचाना है और एनडीए को 400 के पार पहुंचाना है। तो बीजेपी के लिए लगातार एक एक कार्यकर्ता जो है यहां से अधिवेशन के बाद में पूरे देश भर में जाएगा और लगातार पार्टी के लिए काम करेगा। कौन कौन पहुंच चुका है एक बार बताइएगा पवन, और इसके साथ ये भी बताइएगा कि बीजेपी जिस तरीके से केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको किस तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए इसका तो मंत्र देती हुई नजर आएगी मुख्यमंत्रियों के साथ जब बैठक होगी। क्या विपक्ष को घेरने की भी तैयारी किस तरीके से हो रही है उसको भी लेकर के कुछ अपडेट दिया जाएगा? देखिए जाहिर तौर पर जिस तरह से आज जो दूसरा प्रस्ताव जो आज का प्रस्ताव जो आएगा वो प्रस्ताव में यही है कि किस तरह से विपक्ष ने अपनी एक रणनीति तैयार की, एक गठबंधन तैयार किया और कहीं ना कहीं वो गठबंधन जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी सब विषयों को लेकर आज जो है वो चर्चा होगी और ये बताया जाएगा किस तरह से विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के चलते सिर्फ देश का नुकसान हुआ और किस तरह से सरकार ने लगातार जनता के बीच में बने रहने का काम किया, सरकार ने जनता का काम करने की कोशिश की। तो उसके हिसाब से ही यहाँ रणनीति तैयार की
जाएगी और यही मैसेज दिया जाएगा कि सरकार के कामों को तो गिनाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो बताना है कि विपक्ष के नेताओं के द्वारा किस तरह से सरकारी कामों में अवरोध डाला गया, किस तरह से जनहित की जो योजनाएं थी उनको लागू करने में अवरोध पैदा करने की कोशिश की गई। ये सब बातें भी जनता को बताई जाएंगी, चाहे वो कोरोना काल के दौरान लगातार पूरे जो नए संसद भवन निर्माण की बात हो, या फिर बात हो राम मंदिर में जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, या उससे पहले फैसला आया लगातार जब कोर्ट में जब पूरा मामला चला, तो कोर्ट में मामले के दौरान भी जिस तरह से लगातार जो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने किस तरह से उनका व्यवहार था, किस तरह से उन्होंने पूरा एक अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश की, ये सारी बातें जो तमाम बीजेपी नेता हैं वो जमीन पर जाकर जनता को बताएंगे, कार्यकर्ताओं को समझाएंगे और उनके बाद में उसी के जरिए रणनीति तैयार की जाएगी 370 से ज्यादा सीट जीतने की। अगर बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पहुंच चुके हैं, गृहमंत्री अमित शाह बस पहुंचने वाले हैं और थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच जाएंगे और उसके बाद में जो अधिवेशन का दूसरे दिन का जो सत्र है वो शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ये बताइएगा कि दूसरे दिन का सत्र तो शुरू हो जाएगा, लेकिन और कुछ क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रही है वहां पर, ये भी बताइएगा। इसके साथ ये भी बताइएगा क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम वहां पर पहुंच गए हैं क्या अभी? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो यहां पहुंच चुके हैं और बस इंतजार किया जाए, क्योंकि 10 बजे का समय रखा गया है। मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं पूरे देश भर के वो यहां लगातार पहुंच रहे हैं और 10 बजे का समय है जो पहला सत्र जो है आज का शुरू होगा। लगातार वीडियो, आप सबसे पहले सत्र में एक वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा, वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये बताया जाएगा सरकार के कामों को और उसके बाद में आज का प्रस्ताव आएगा विपक्ष की राजनीति को लेकर। तो ये सब विषयों को लेकर आज चर्चा होगी। आप देख सकते हैं कि पूरे देश भर से तमाम जो नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ तो आज का दिन बेहद खास है, रणनीति इस बात पर बनाई जाएगी कि विपक्ष को किस तरीके से घेरा जाए। बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और बताया जा रहा है, जैसा हमारे संवाददाता ने जानकारी दी, कि जेपी नड्डा वहां पर पहुंच चुके हैं और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद वहां पर जो अधिवेशन की शुरुआत जो है दूसरे दिन की वो शुरू हो जाएगी और 12 बजे के बाद पीएम मोदी का संबोधन होगा जिसमें वो लोगों को संबोधित करेंगे। और कांग्रेस में दरार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, आज पीएम से मुलाकात कर सकते हैं कमलनाथ। गृह मंत्री अमित शाह से भी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता कमलनाथ मुलाकात कर सकते हैं। जानकारी यह है कि कमलनाथ और नकुलनाथ एक साथ मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के अधिवेशन के बाद यह मुलाकात संभव हो सकती है। कमलनाथ समर्थक कई नेता आज दिल्ली जो है वो पहुंचेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ। छिंदवाड़ा से सांसद बताया जा रहा है कि वो जो है दिल्ली पहुंचेंगे और मुलाकात करेंगे पीएम मोदी से। तो एक तरफ कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर देश भर में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने निकल पड़े। दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर उनके ही वरिष्ठ नेता या तो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं या फिर अन्य पार्टी में जा रहे हैं। आखिर हाथ का साथ क्यों छोड़ रहे दिग्गज? हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है। कांग्रेस में पिछड़ रहे सभी बारी बारी। कैसे होगी कांग्रेस की 24 की तैयारी? वरिष्ठ, युवा और पुराने छोड़ रहे साथ। नहीं मिलेगा साथ तो कैसे जीतेगा हाथ? जी हां, जब भी कोई चुनाव पास आता है वैसे ही कांग्रेस को झटके पर झटका लगना शुरू हो जाता है। बीजेपी कांग्रेस दोनों लोकसभा चुनाव की रणनीति में बिजी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर देश में कांग्रेस की जमीन मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज एक के बाद एक कांग्रेस को झटका दे रहे हैं।
और यह सिलसिला 2019 से लगातार जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण कांग्रेस को बाय बाय बोल चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस के कई पूर्व सीएम जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, एन बीरेन सिंह, एसएम कृष्णा, शंकर सिंह वाघेला जैसे कई नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एक तरफ तो पार्टी छोड़ चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस को एक के बाद एक प्रदेश के 3 दिग्गज नेताओं ने झटका दिया है। सबसे पहले कांग्रेस से मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दिया। इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण भी कांग्रेस की नाव से उतर चुके हैं। कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह आज से जारी नहीं है। राहुल गांधी के सबसे नजदीकी नेताओं में शामिल रहे दिग्गज भी अब बीजेपी के साथ हैं, तो वहीं सोनिया गांधी के राज्यसभा चुनाव लड़ने से कांग्रेस में अच्छा संकेत नहीं गया है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। आदिवासी नेता और मैं कहूं, कहा जाता है कि अगर राजा अपनी जो सियासत को ईमानदारी से नहीं करे तो उसके मातहत या मंत्री बगावत कर देते हैं। कहीं न कहीं जो पिछले 5 साल में कांग्रेस का शासन रहा, उनमें मंत्रियों के साथ जो व्यापार हुआ कि वो एक आरएएस के आगे पीछे घूमते थे, उससे उनका जो आत्म स्वाभिमान को ठेस पहुंची, वो भी एक कारण है। कांग्रेस से युवा नेताओं का भी मोह भंग होता जा रहा है। इसका उदाहरण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, हार्दिक पटेल, प्रियंका चतुर्वेदी, आरपीएन सिंह जैसे नेता हैं जो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान में भी कांग्रेस के नेताओं के दल छोड़ने की खबरें आ रही हैं। उसके दिग्गज नेता महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में जाने को आतुर हैं। कभी भी किसी भी क्षण घोषणा हो सकती है। आप देखिए कितना आदमी का समय का फेर होता है। पिछली सरकार में मंत्री थे और कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको फोन करते रहे और महेंद्रजीत मालवीय ने उनका फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझा। कांग्रेस के दिग्गजों का आखिर क्यों मोह भंग हो रहा है? विपक्ष में रहते कांग्रेस क्यों कमजोर हो जाती है? अब यह सिलसिला राजस्थान में भी शुरू हो रहा है। कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस का साथ छोड़ने वालों में सबसे ऊपर नाम है वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय का। दरअसल बीजेपी उन इलाकों पर फोकस कर रही है जहां विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन रहा था। ऐसे में वागड़ इलाके के कांग्रेस नेता और बागी दौरा के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बारे में ऐसी चर्चा है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस की आज स्थिति जो देश में हो रही है आप देख रहे हैं, और मैं व्यक्ति से भी कहूँ तो 13 में सीएलपी का मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी सीएलपी में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में गिर गई है। दरअसल महेंद्रजीत मालवीय का नाम नेता प्रतिपक्ष के दावेदारों में सबसे आगे था, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सके। और ऐसा नहीं है कि महेंद्रजीत मालवीय ही कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। चर्चा यह भी है कि कुछ और कांग्रेसी दिग्गज भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन इन सब खबरों के बीच डोटासरा और मुरारीलाल मीणा ने क्या कहा, वो भी आप सुन लीजिए। अब जा रहे नहीं जा रहे, आ जाएगी खबर। कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किस उद्देश्य को लेके जा रहे हैं, किस दबाव में जा रहे हैं, किस लालच में जा रहे हैं, ये सब चीजें समय आने पे खुलासा हो जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करके, जो कांग्रेस को मां कह करके, और आज इस उम्र में जाकर के वो ये कह रहे हैं कि मेरी मां गद्दार, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। देखो, कांग्रेस जमीन से जुड़ी पार्टी है, ये समुद्र है। मैं कहूँगा पैसेंजर ट्रेन है, और पैसेंजर ट्रेन वो है जो कभी नहीं रुकने वाली ट्रेन है। इससे बहुत से स्टेशनों पर सवारी उतर जाती हैं और फिर छड़ जाती हैं, फिर उतर जाती है, फिर छड़ जाती है। ट्रेन हमेशा चलती रहती है, ट्रेन फुल रहती है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के अलावा जिन अन्य सीनियर कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जबरदस्त तरीके से चल रही हैं, उनमें लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना, रीचपाल बिरधा के बीजेपी में जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। जब कोई पार्टी परिवारवाद के, वंशवाद के
घोर कुचक्कर में फंस जाती हैं तो उसके साथ ऐसा ही होता है। आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है, सिर्फ एक परिवार ही वहां दिखता है। फिलहाल मोदी सरकार को मात देने के लिए कांग्रेस ने विपक्ष को एक साथ लाने की पूरी कोशिश की, इंडी गठबंधन भी बनाया, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हालात बदलते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान को पानी के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली। हथनीकुंड बैराज से सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले को पानी मिलेगा। दरअसल दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच समझौता हुआ। हथनीकुंड बैराज के 3 पाइपलाइन का पानी राजस्थान और 1 लाइन का पानी हरियाणा को मिलेगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच जल शक्ति मंत्रालय की मध्यस्थता से फैसला लिया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसमें बड़ा योगदान दिया है। ईआरसीपी परियोजना के बाद राजस्थान को ये दूसरी बड़ी परियोजना उन्होंने दिलवाई। सीकर, झुंझुनू और चूरू, इन 3 जिलों के, जहां तीनों ही जिलों में पेयजल के पानी की भी उपलब्धता नहीं है, वहां पानी ले जाने के लिए एक डीपीआर बनाने का समझौता आज हरियाणा और राजस्थान दोनों प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में दोनों के अधिकारियों ने दस्तखत करके किया है। हथनीकुंड बैराज पर हरियाणा की एलोकेशन के अनुरूप उनके चैनल्स के जितनी कैपेसिटी है उसको पूरा करने के बाद राजस्थान की आवश्यकता के अनुरूप पानी राजस्थान द्वारा बनाए जाने वाले चैनल्स जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के माध्यम से ले जाया जा सकेगा। विस्तृत रिपोर्ट बना करके, इस पर विस्तृत डीपीआर बना करके शीघ्र हम इस दिशा में आगे बढ़ें। इस पर हम मिलकर के गति के साथ काम करेंगे। राजस्थान को पीने का पानी की आवश्यकता है। बहुत वर्षों से पानी मानो उनको एक चैनल का नहीं बन पा रहा था, तो वो चैनल बनाने के लिए आज एक डीपीआर बनाने के समझौता हुआ है। उसमें 4 पाइपलाइन के माध्यम से पानी जाएगा, जिसमें 3 पाइपलाइन का पानी तो राजस्थान को मिलेगा, 1 पाइपलाइन साथ में जो हमारा हरियाणा का बॉर्डर एरिया है, राजस्थान हरियाणा, जिसके अंदर जो जिला भिवानी, जिला दादरी और जिला हिसार, उस एरिया की पानी की आवश्यकता भी उससे पूरी होगी। और इसमें बाकी जो समझौता है दिल्ली के साथ हमारा जैसा पहले चल रहा है वेस्ट यमुना कैनाल का, वो भी उसके अंदर ही शामिल होगा। बहुत लंबे समय से लंबित योजना थी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार कभी इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देती है, सिर्फ वो कहते ही कहते हैं। हमारे राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, और माननीय खट्टर साहब ने बड़ा दिल करते हुए और पूरी तरह से इस योजना को, क्योंकि इसमें 3 पाइपलाइन राजस्थान की और 1 पाइपलाइन हरियाणा की उसमें डलने वाली है, क्योंकि हरियाणा का भी बॉर्डर तक पानी जाने वाला है। इसके लिए हमारी आज डीपीआर के लिए सहमति सभी को हुई है, और हमारा जो पानी का हिस्सा है हरियाणा का जितना है वो हरियाणा रखेगा, और हमारा जितना हमको राजस्थान को मिलेगा, इस पर पूर्ण सहमति हमारी हुई है। और निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं कि हमारे जिले 3 जो जिले हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू, वास्तव में पानी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत वहाँ होती थी। हम राजस्थान के इन तीनों जिलों में पीने के पानी की पूर्ण व्यवस्था इसके माध्यम से हमारी होगी। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। 7 दिन से लापता एक कोटा का जो कोचिंग छात्र बताया जा रहा है, घने खतरनाक जंगल में कोचिंग छात्र की तलाश की जा रही है। 100 पुलिसकर्मी, अधिकारी, एसडीआरएफ की टीम तलाश करने में बच्चों को जुटी हुई है। ड्रोन की मदद से भी जंगल को खंगाला जा रहा है। एसडीआरएफ के साथ गोताखोरों की टीम भी बच्चों को जंगल में खंगाल रही है। चंबल नदी में भी छात्र की तलाश की जा रही है। बताते चले कि चंबल किनारे ही छात्र का बैग, चप्पल और मोबाइल मिले थे, और इसी के आसपास अब जो है तलाश छात्र की जा रही है। तो 7 दिन हो चुके हैं जब से छात्र लापता है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। छात्र का बैग, चप्पल और मोबाइल जो है वो चंबल के आसपास मिला था। घने जंगल में और नदी में दोनों जगह पे गोताखोरों की मदद से और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम की मदद से जो है छात्र की तलाश की जा रही है। और इसके साथ साथ बताते चले कि परिजनों की पहल पर पुलिस ने पोस्टर्स भी चस्पा किए थे, जिसमें बच्चे को पता बताने वाले को इनाम देने की बात कही गई थी। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता कोटा से टेलीफोन लाइन पर ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं।
ओम प्रकाश, 7 दिन हो चुके हैं, हाथ अभी भी पुलिस के खाली है, कह क्या रही है आखिर पुलिस? देखिए, पुलिस का अब आज भी हमारी सुबह जब बात हुई, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की भारी भरकम टीम अब फिर से जंगल के चप्पे चप्पे पर वहां पूरे इलाके को छान कर फिर से तलाशी अभियान एक नए सिरे से करेंगे। लेकिन अब तक करीब 100 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस के जवान, एसडीआरएफ की टीम, अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक 7 दिन बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। 50 से 60 जो छात्र के परिजन है वो भी इस पूरे मामले में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक छात्र का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। हालांकि अंतिम लोकेशन गरेडिया महादेव के आसपास मिली थी, सीसीटीवी फुटेज मिले थे, ड्रोन से तलाशी की जा रही है, एसडीआर की टीम, गोताखोरों की टीम तलाश कर रही है, जंगल का कोना कोना छाना जा रहा है क्योंकि खतरनाक और हिंसक जानवरों से भरा ये जंगल है। करैया है, गाटिया है, खतरनाक जंगल में कई तरह की जो है जंगली जीवों का खतरा वहां देखा जा सकता है। इसलिए सभी जो तलाश कर रहे हैं वो लाठियां सहित अन्य हथियार, घना जंगल और गहरी नदी। ओम प्रकाश, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कितनी टीमें बच्चे की तलाशी अभियान में जुटी हुई हैं? क्या वन विभाग की भी मदद ली गई है? एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की मदद लेकर के तलाशा जा रहा है क्या? देखिए, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस, आरएसी के जवान, ब्लैक कमांडो, निगम की गोताखोर टीम, रेस्क्यू, पूरे तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। ड्रोन की मदद ली जा रही है, डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल छात्र का सफलता नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और कोटा से जो एक और छात्र लापता हुआ था उसकी लोकेशन का पता चल गया। जानकारी है कि लापता कोचिंग छात्र की लोकेशन जो है वो आगरा में मिली है। सकुशल होने की सूचना पर परिजनों को राहत मिली है। कोचिंग के लिए बताया जा रहा है कि छात्र निकला था और इसी दौरान वो गायब हो गया था। नीमका थाना का छात्र रहने वाला है। ट्रांसपोर्ट नगर में हॉस्टल में रहकर वो तैयारी कर रहा था। अनंतपुरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और छात्र तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो लापता छात्र की लोकेशन जो है ट्रेस हो चुकी है। जानकारी ये है कि बच्चे की जो लोकेशन है वो आगरा में मिली है। तो ये तैयारी कर रहा था कोटा में रह करके छात्र, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे थे अभी छात्र की, यही वो छात्र है जो लापता है। बताया जा रहा है कि सीकर के नीमका थाना का रहने वाला है छात्र और ट्रांसपोर्ट नगर में रह करके, हॉस्टल में रह करके तैयारी कर रहा था। आगरा में लोकेशन मिली है। बीकानेर के खाजूवाला से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर्स और नर्स को ब्लैकमेल करने की साजिश रची गई। रेडियोग्राफर ने बताया जा रहा है कि वीडियो बनाकर वायरल किया था और बदनाम करने के लिए यह वीडियो वायरल किया गया था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। पीड़ित डॉक्टर और महिला नर्सिंग ऑफिसर ने एफआईआर कराई है। खाजूवाला पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है क्योंकि बेहद ही गंभीर और संगीन आरोप है। रेडियोग्राफर ने वीडियो बनाकर बताया जा रहा है वायरल किया था और यह साजिशन किया गया था, बदनाम करने की कोशिश की गई थी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर विक्रम जुड़ चुके हैं। विक्रम, ये आरोपी कौन है? पुलिस ने क्या कहा? देखिए, ये जो आरोप जिस व्यक्ति पर लगे हैं वो रमेश कुमार है और खाजूवाला जो हॉस्पिटल है सीएचसी, वहीं पर ये रेडियोग्राफर की पोस्ट पर नियुक्त है और इसी शख्स पर ये आरोप लगाए गए हैं कि इसने एक जो चिकित्सक है और एक नर्सिंग स्टाफ है उसका एक वीडियो वायरल किया था। हालांकि उस वीडियो में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था, लेकिन एक रूम में से दोनों का निकलते का वीडियो एक वायरल इन्होंने किया है और उसके साथ अब अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें ये कुछ इस तरह की बातें की गई है कि डॉक्टर्स और काम के समय पर इस तरह से जो काम करते हैं या और रेस्ट करते हैं या जो भी बातें हैं उसको लेकर ये पूरी घटनाक्रम हुआ था। और ये जब वीडियो वायरल हुआ, ठीक है, वायरल वीडियो पर कार्रवाई पुलिस अब कर रही है। बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
ठगी की गई है। एक संस्थान में कार्यरत 57 साल की महिला से 3 महीने में इन ठगों ने 7 करोड़ 67 लाख रुपए ठग लिए। ये मामला साइबर थाना झुंझुनू में दर्ज किया गया। महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि अक्टूबर 2023 में उसके पास एक कॉल आया। कॉलर ने बताया कि महिला के आधार कार्ड से एक नंबर चालू है, उस नंबर से अवैधानिक विज्ञापन और उत्पीड़न के मैसेज किए जा रहे हैं, इसलिए आपके खिलाफ आईपीसी की धाराओं में मुंबई पुलिस कार्रवाई करेगी। और इसके बाद महिला के पास मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के नाम से कॉल आया। इन ठगों ने अलग अलग तरीके से डराकर अक्टूबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक महिला के पास से 7 करोड़ 67 लाख रुपए ऐंठ लिए। इस मामले में मुंबई निवासी संदीप राव, आकाश और एक अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस है जो संदीप नाम के सब इंस्पेक्टर कोई फर्जी कोई ठग था। संदीप नाम के व्यक्ति ने सब इंस्पेक्टर बनके मुंबई पुलिस का नाम लेके आपके विरुद्ध यहाँ मुकदमा दर्ज हो रहा है, आप जेल जाएगी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, आपकी गतिविधियां अवैधानिक है, आपके खातों का लेन देन है जो सही नहीं है। इस तरह से इस महिला को भयग्रस्त करके और इससे 7 करोड़ 67 लाख रुपए अलग अलग 42 ट्रांजेक्शन में 42 किस्तों में ये रुपए उसे ठग लिए हैं। जीएनएम भर्ती परीक्षा में ओआरएम शीट में काट छाट कर अभ्यर्थियों को नौकरी लगाने की बात कहकर लाखों रुपए वसूलने वाले शातिर ठग महेंद्र चौधरी ने कई राज उगले हैं। एसओजी राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में आया बाड़मेर का महेंद्र चौधरी अपने साथी प्रीतम गुर्जर और महिला साथी के साथ मिलकर नौकरी लगाने की बात कहकर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। गैंग के दोनों सरगना फरार हैं। एसओजी की गिरफ्त में आए महेंद्र चौधरी ने पूछताछ में बताया है कि उसे एक अभ्यर्थी कस्टमर लाने की एवज में 1.5 लाख रुपए मिलते थे। वे एक अभ्यर्थी से तकरीबन 6 से 10 लाख रुपए तक रकम वसूलते थे और उसे ओआरएम शीट बदलवा कर चयन करवाने के लिए पूरी तरह यकीन दिलाते थे। गैंग ने पहले भी 4 अभ्यर्थियों से 12 लाख रुपए वसूले हैं। गैंग के लोग अभ्यर्थी को परीक्षा के बाद बुलाते थे और उससे ओआरएम शीट की कॉपी हासिल करते थे, फिर उसे बातों में लगाकर इस ओएमआर शीट की कॉपी की फोटो खींच लेते थे और इस फोटो को नजर बचाकर अपने साथी को मोबाइल पर भेज देते थे। इसके बाद अभ्यर्थी को उसके ही साथी अपने फोन लगाते थे, उससे ओआरएम शीट में लिखे उत्तर के बारे में पूछते थे, तब उनका साथी ओआरएम शीट का उत्तर बता देता था और इस तरह अभ्यर्थी ठग का विश्वास कर लेता था। श्रीगंगानगर का रुख करेंगे, जहां गंग नहर के ऑटोमेशन को लेकर केंद्रीय जल आयोग को संशोधित डीपीआर सौंप दी गई। उम्मीद है जल्द ही केंद्रीय जल आयोग डीपीआर को मंजूरी प्रदान करेगा। गंग नहर के ऑटोमेशन पर 700 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। गंग नहर के ऑटोमेशन में फीडर के सभी गेट ऑटोमेटिक हो जाएंगे। पानी के डिस्चार्ज के लिए फ्लो मीटर भी लगेगा और इसके साथ ही गंग नहर की नहरों पर क्रॉस रेगुलेटर बनाए जाएंगे ताकि नहर के टूटने पर पानी व्यर्थ न रहे। साथ ही गंग नहर की चारों नहरों एफएफ, जीजी, जेड और बीबी के साथ मोघे हेड से टेल तक ऑटोमेटिक हो जाएंगे। भी डीपीआर हमने प्रस्तुत करी थी, क्योंकि नया प्रोजेक्ट है, हमने जो दरें ली थी कई मार्केट से, तो सीडब्ल्यूसी तो थोड़ी उनको ज़्यादा लग रही थी। उन्होंने कर्नाटका में सिमिलर प्रोजेक्ट चल रहा था, वहाँ से उन्होंने दरें मंगवाई थी, उनको चेक कर लिया उन्होंने, तो उनका ये व्यू था कि ठीक है 19-20 होगा, लेकिन चूंकि वहाँ अभी काम हुआ है तो उन्हीं दरों पे एक बार डीपीआर अप्रूव हो जाए। तो जो इनिशियली करीब 1100 की थी, उन्होंने 700 करोड़ पे सहमति बनी है और वो डीपीआर भी हमने सबमिट कर दी है सीडब्ल्यूसी में। अब उसकी भी उम्मीद है कि फाइनल स्टेज पर है, तो अप्रूवल होने की पूरी उम्मीद है कि 5-7-10 दिन में वो भी अप्रूवल होगी। भीलवाड़ा के गंगापुर थाना से आई एक खतरनाक चोरी की खबर बताएंगे, जिसमें सुरंग से तेल चोरी का खेल खेला जा रहा था। ये चोरी का खेल इतने शातिर तरीके से खेला गया, 3 महीने तक किसी को कानो कान भनक तक न लगी। सुरंग वाली साजिश की पूरी पटकथा। 10 फुट गहरी 100 मीटर लंबी गुफा, ऐसी सुरंग जिसमें खड़ा कर दिया ट्रैक्टर। तेल चोरी की वारदात में बड़ा खुलासा। तस्वीरों में इस सुरंग को आप गौर से देखिए।
क्या कुछ समझ आया? अगर नहीं तो हम आपको आज ऐसे चोरों की दास्तां दिखाते हैं जिसने चोरी के लिए कई साल पुरानी तरकीब निकाली और 3 महीने से सबसे बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। अब आपको इस चोरी की पूरी कहानी परत दर परत बताते हैं, जिसे सुनकर और देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर बड़ थाने से महज 100 मीटर दूर तेल चोर गिरोह ने पिछले 3 महीनों से आईओसी की पाइपलाइन से ऑयल चोरी कर रहे थे। उन्होंने ऑयल चोरी के लिए थाने के सामने ही 100 फीट गहरी सुरंग बनाकर पेट्रोल पंप के पास से वो ऑयल चोरी कर रहे थे, जिसकी पुलिस को भनक तक नहीं लगने दी और लगातार वो टैंकरों में भराकर तेल ऑयल चोरी कर रहे थे। दरअसल क्रूड ऑयल की लाइन गुजरात से हरियाणा जा रही है। पिछले लंबे अरसे से पेट्रोल पंप बंद पड़ा है। ऐसे में इन्होंने आईओसी की लाइन में सेंधमारी कर 100 फीट लंबी, 4 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी एक लाइन बिछा दी गई। एचपी के पेट्रोल पंप से आईओसी की मुख्य लाइन तक अलग लाइन बिछाई और पेट्रोल पंप परिसर में लाइन लगा दी और क्रूड ऑयल चोरी करने लगे। इसमें सबसे हैरानी की बात यह भी है कि थाने से महज 100 मीटर दूरी पर ही यह पेट्रोल पंप स्थित है, जिसकी मुख्य लाइन से तेल चोरी कर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जा रहा था। हालांकि इस चोरी का भंडाफोड़ भी नहीं हो पाता अगर टेक्निकल सर्वे के दौरान लाइन में फॉल्ट नहीं आया होता। जब अधिकारियों ने लाइन के फॉल्ट को ठीक कराने के लिए गड्ढा खुदवाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया। क्रूड ऑयल चोरी करने के लिए इनके लिए सबसे उपयुक्त जगह पेट्रोल पंप था, इसलिए इन्होंने 3 महीने पूर्व ही सोनलाल व आकाश जैन ने मिलकर राजेंद्र जैन से ये पेट्रोल पंप किराए लिया था और इसी के जरिए इन्होंने क्रूड ऑयल चोरी करना शुरू किया। गिरोह ने पेट्रोल पंप के ऑफिस के पीछे करीब 10 फीट गहरी सुरंग खोदी थी। ऑफिस के पीछे सुरंग का एग्जिट पॉइंट रखा गया था। यहाँ एक कनेक्शन कर रखा था। इस कनेक्शन से पाइप के जरिए चोरी का क्रूड ऑयल टैंकरों में भरते थे। सुरंग को चोर गिरोह ने पूरी तरह से हाईटेक बनाया। इस सुरंग को बनाने के लिए उन्होंने 10 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें बड़े बड़े पाइप उपयोग में लिए, जिससे कि उसमें एक शख्स आराम से निकल सकता है और उन्हें किसी प्रकार की दुविधा नहीं हो। फिलहाल बड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए फाइल एसओजी को भिजवा दी और तेल पंप को किराए पर लेने वाले आकाश जैन व सोनलाल विश्नोई की तलाश शुरू कर दी। श्याम चौधरी, न्यूज 18, पाली। इतना ही नहीं, पाइपलाइन में प्रेशर इतना अधिक होता है कि अगर सुई जितना भी छेद हो जाए तो ऑयल इतना प्रेशर से निकलता है कि सामने लोहे को भी काट दे। इतने प्रेशर वाली लाइन से कनेक्शन करने के लिए गिरोह ने हाईटेक तकनीक इस्तेमाल की थी। गिरोह ने लाइन के ऊपर से कनेक्शन करने की बजाय साइड में छेद करके कनेक्शन किया, लेकिन सर्वे में खुलासा हो गया है। दरअसल आईओसी कंपनी को सर्वे में प्रेशर कम की शिकायत मिली। पहाड़ी का चढ़ाव होने के कारण जगह का पता नहीं लगा। कर्मचारियों ने दूसरी मशीन मंगवाकर फिर से सर्वे किया। दोबारा सर्वे में पंप के पीछे पाइपलाइन में प्रेशर कम मिला। कर्मचारी ने उस जगह की खुदाई की तो सुरंग का खुलासा हुआ। फिलहाल बड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए फाइल एसओजी को भिजवा दी और तेल पंप को किराए पर लेने वाले आकाश जैन व सोनलाल विश्नोई की तलाश शुरू कर दी। श्याम चौधरी, न्यूज 18, पाली। डीडवाना के मेगा हाईवे के पास इंग्लैंड निवासी ने अपने खर्च पर एक गौशाला का निर्माण करवाया। साथ ही लगातार पिछले 16 महीने से गौशाला का संचालन किया जा रहा। गौ भक्त का कहना है कि यह गौशाला बेसहारा गौवंश के लिए बनाई गई। यह गौवंश सड़कों पर विचरण करते थे। साथ ही उनके लिए एक चिकित्सालय का भी निर्माण किया जा रहा। गौशाला में सड़कों पर बेसहारा घूम रहे गौवंश को गौशाला में लाया जाएगा। अगर कोई गौवंश हादसे का शिकार होता है तो उसका इलाज भी किया जाएगा। मैं नागौर गया था। नागौर में मतलब वहाँ पे देखी तो मेरे को मतलब पसंद आई। वहाँ पे अच्छी मतलब सुविधा थी। वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह, गायों की सेवा भी अच्छी कर रहे थे वहाँ। तो मेरा उस दिन से मतलब
प्रण ले लिया, मतलब मेरे दिमाग में आ गई अपने को ऐसा गौशाला खोलना है। उस दिन से मतलब मेरे दिल में आ गई मतलब अपने को करना है। तो फिर मैं 2-3 महीने में ये मतलब कर लिया गौशाला, ये चालू कर दिया, ये जगह रखे। और यहाँ पे मतलब हमने 200 गाय भी है अपने पास में। सर्व समाज RCM अपने गौशाला का नाम है और हमने मतलब ये चालू कर दिया ट्रस्ट बना के। और अब हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराते हैं जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। जी हां, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के पहले दिन यूपी के कन्नौज जिले में एक ऐसा एडमिट कार्ड सामने आया जो यूपी ही नहीं बल्कि देश में सुर्खियां बटोर रहा। यह प्रवेश पत्र फिल्म एक्ट्रेस सनी लियोन के नाम पर जारी हुआ, जिसमें उनकी 2 तस्वीरें भी लगी हैं। प्रवेश पत्र के हिसाब से परीक्षार्थी को तिरवा के श्रीमती सोनेश्वरी स्मारक बालिका महाविद्यालय में परीक्षा देनी थी। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों और कॉलेज को जब अभ्यर्थियों की लिस्ट में इस अभ्यर्थी के बारे में पता चला तो चौंक गए। देखते ही देखते सनी के नाम से जारी प्रवेश पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि इसे किसी की शरारत माना जा रहा है। एडमिट कार्ड वायरल होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि ये फर्जी एडमिट कार्ड है। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इसे वायरल किया गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।